सुभाष सिंघल जी, विपिन जैन साहब, आप सब यहाँ इस विषय पर यहाँ आए हैं। मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। सुरक्षा क्या है? सुरक्षा क्यों जरूरी है? जमींदार खेत में पानी लगाने जाता है तो पानी कस्सी के औजार से लगता है, वो जेड़ी साथ ले जाता है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, अपने साथ ट्रक में, बस में कंडक्टर को रखता है। डिफेंस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, आईबी, ये सारे इस देश की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे जब तक राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जो मुख्य बिंदु अभी हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी साहब ने आपको बताए हैं, अगर समाज का हर नागरिक उसके ऊपर गंभीर नहीं होगा तो चूक हो जाएगी। आज से 50 साल पहले लड़ाई पलटन की थी, पैदल सेना की थी, फिर हवाई बमों से हुई। अब रिसेंटली जो आपने देखा है पाकिस्तान के साथ एक छोटा सा, आपने जो अभी हमारा हुआ है घटना, उसमें हवाई जहाज कम थी और क्या आ रहे थे, वारफेयर में क्या इस्तेमाल किए जा रहे हैं? आप सजग हैं? ड्रोन्स को लेके आ गए जो मानव रहित हैं। साइबर अटैक्स, पानी की लड़ाई, कल ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट के अंदर बहुत गंभीर चिंतन किया है। इंडस वाटर ट्रीटी की जो हमने सस्पेंशन की है, वो इंटरनेशनल लेवल पर इस बात को आभास करते हैं। हमने अपने दोस्त को कोई चीज दे के फैसिलिटेट किया है और वो हमारी पीठ में छुरा घोंप रहा है। हमने अपनी मांगी चीज उसको वापस ले ली और पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो पानी अगर हम वापस ले आते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। हमारी जो साइबर वारफेयर की एक्सपर्टीज है, हमारे जो स्कॉलर काम कर रहे हैं, दुनिया में हमारी धाक है। यूएस के सीनेटर्स को प्रेसिडेंट कहता है अपने बच्चों को सजग कर लो, वरना इंडिया के स्कॉलर सारे वर्ल्ड के अंदर इस सारी टेक्नोलॉजी पर काबू कर लेंगे। हमें गर्व है, लेकिन आम आदमी को अगर सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस नहीं हुई, आपके कैंट की सिक्योरिटी, आपके बॉर्डर की सिक्योरिटी, आपके डैम की सिक्योरिटी, आपके ब्रिजेज की सिक्योरिटी, आपके फ्लाईओवर की सिक्योरिटी, ये ले जो बता, ये जो है ये बहुत जरूरी है कि आप हर आदमी, आपके आजू बाजू में रहने वाले अनजान नागरिक, अनजान मुसाफिर, अनजान रहने वाले के बारे में जाने। टेररिस्ट कौन है? टेररिस्ट को कौन रिक्रूट करता है? टेररिस्ट को ट्रेनिंग कौन देता है? टेररिस्ट को वेपन कौन देता है? टेररिस्ट की फंडिंग कौन करता है? टेररिस्ट को टारगेट कौन देता है? टेररिस्ट आकर के रैकी कैसे करता है, उसकी मदद कौन करता है? और वारदात करने के बाद टेररिस्ट पुलवामा हो या दरियापुर, हिसार, फतेहाबाद के वो एरिया हो जहां 36 लोगों को मार के निकल गए, आप उनको कैसे पहचानेंगे? अगर ये फैंस इस तरह के सेमिनार ऑर्गेनाइज नहीं करेगा तो ये अवेयरनेस आप तक पहुंच नहीं पाएगी। मैं लुवास के वाइस चांसलर साहब का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हमारे को अकोमोडेट किया है, प्लेटफार्म दिया आपके साथ इंटरेक्ट करने का। और आज का जो आयोजन है, इसके लिए मैं यही चाहूंगा कि गोलोक राय साहब ने जो बताया है,
उन्होंने जो आपको बताया है, हमारे इंटरनेशनल हिमालयन महासागर की जो एनुअली हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इंटरनेशनल सेमिनार स्पेंस कर रहा है। इन्होंने, गोलोक साहब ने, विक्रमादित्य जी ने, इन्होंने तो लाइफ ही दे दी सारी कि हमने राष्ट्रीय सुरक्षा में देना है अपने आप को। मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी आह्वान करें कि आपका जो जिम्मेवारी बनती है राष्ट्रीय सुरक्षा पर, उसको आप ग्रहण करें, उसको स्प्रेड करें, उसकी अवेयरनेस करें। इन्होंने मंथन के नाम से जो प्रोग्राम चला रखा है, उसमें जो करंट सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनको बहुत ढंग से ले रहे हैं। इसी तरह वर्चुअल सेंटर है, शोध पत्रिका है, और ये जो रिसर्च जर्नल्स रक्षाम के नाम से निकाल रहे हैं। मेरी वीसी साहब से निवेदन है कि आप दो वाइस चांसलर तो यहां बैठे हो, 2 रिटायर्ड हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूनिवर्सिटी में हमारे जर्नल्स को सब्सक्राइब करके हाईलाइट करें। स्टूडेंट्स जो हैं, कोई स्कूल ऑफ थॉट ऐसा नहीं है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय देश प्रेम की बात सिखाई जाती हो। हमें बड़ा अफसोस है कि केवल आरएसएस के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में तो चर्चा ही नहीं है ग्राउंड पे। जब तक राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में प्रचार नहीं होगा, प्रसार नहीं होगा, इनकी तरह कमिटमेंट नहीं होगी, डेडिकेशन नहीं होगी, देश की सुरक्षा मेंटेन नहीं हो पाएगी। मेरे को ऑर्गेनाइजर्स ने भी स्लिप भेजी थी कि मैं कंक्लूड कर दूं, डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहीं बाहर जाना है, तो मैं बहुत दिल से, नहीं, वो बहन जी बार बार वो कागज ले बता, वो बार बार मुझे लेके आ रही है, इशारा कर रही है। अच्छा चलो ठीक है, मेरे प्रिय हैं डॉक्टर साहब, और ये जो मैंने बताया है, टेररिस्ट कौन है, रिक्रूट कौन करता है, ट्रेनिंग कौन देता है, वेपन कौन देता है, इस पर हमने रिसर्च की है। रिसर्च करके इंटरनेशनल जो लिस्ट है वो एक्सपोज किए, और दरियापुर में 36 आदमी मारे थे, वो तो सारे पकड़े। जो कनिष्क एयर क्रैश कनाडा में किया था उसको भी ट्रेस किया। कनाडा से आरसीएमपी, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस हिसार आई, उन्होंने ज्वाइंट ऑपरेशंस किया और वो हमने सोल्व किया। तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूएस से आई कि इस अफसर को हमारे भेजा जाए यूएस में, टेक्निक बताए कि ये इंटेरोगेशन कैसे कर रहे हैं। वो डॉक्टर साहब को पता हमारी टेक्निक सीक्रेट है। जो 3rd डिग्री हम करते वो ह्यूमन राइट नहीं मानता, लेकिन आप लोग हमारी सपोर्ट हो, देश का नागरिक हमारी सपोर्ट है। आपकी सपोर्ट के बाद जिस देश की सरहद पर निगहबान हैं आंखें, उस देश की सरहद को दुश्मन छू नहीं सकता। आप सबकी निगाहें देश की सुरक्षा की तरफ बहुत जरूरी है। मैं दिल से आपको आमंत्रित करता हूं कि इसको अपनाएं, और मैं डॉक्टर साहब के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर साहब भी बहुत कमिटेड हैं, और हमारे फैंस के हर फंक्शन में जब भी हमने रिक्वेस्ट की है, डॉक्टर साहब ने हमेशा ही हमें आशीर्वाद दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान जी। अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, हरियाणा सरकार, से निवेदन करती हूं कि वे अपने विचार व अपने अनुभवों की रोशनी से हमें आलोकित करें। महोदय। सब भाई बहन बुलंद आवाज में, प्रचंड आवाज में, तेज आवाज में नारा लगाएंगे, भारत माता की। अब हम नेशनल सिक्योरिटी की तो बात करते हैं, और जिस उत्साह से आपने नारा लगाया वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
तो जरा जोर से नारा लगाओ ना, मजा आ जाए, यूं लगे कि नेशनल सिक्योरिटी तो हमने कर दी। लगाएंगे ना जोर से, जोर से, दोनों हाथ ऊपर करके, भारत माता की। कितना अंतर है, थोड़ा सा और जोर लगा लें, भारत माता की। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आपने ये जय का नारा लगाया, और किसकी जय का नारा लगाया? भारत मां की, जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। मैं आपसे ऑनेस्टी से एक प्रश्न पूछता हूं कि अगर भारत माता के 150 करोड़ लोग इकट्ठा होकर और भारत माता की जय का घोष करें तो नेशनल सिक्योरिटी में कोई कसर रह जाएगी क्या? केवल नारा, नारे में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। आप नारा लगाते हो, बाहर खड़ा हुआ आदमी, अमेरिका के भी जासूस यहां बैठे होंगे, उनको जब यह पता लगेगा कि भारत में 150 करोड़ लोग इकट्ठे होकर जब नारा लगाते हैं तो आवाज अमेरिका तक जाती है, चांद तक जाती है। केवल आपकी बुलंद आवाज आपकी नेशनल सिक्योरिटी की पैमाइश करती है, पैमाना है इसका, है कि नहीं है बताइए। अभी यहां पर हमारे बहुत ही आदरणीय वंदनीय आदरणीय गोलोक जी सब बातें आपको बताकर गए। मैं तो फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि मुझे मुख्य अतिथि बना रखा है तो 2 मिनट मैंने बोलना है, इसलिए बोल रहा हूं। बोलने के लिए मेरे पास नया कुछ नहीं है। फिर रही सही कसर कर दी पूरी आपने, आदरणीय राज्यपाल जी ने, और बोल के उंगले में तो कमल गुप्ता पर एहसान करूंगा, अभी बैठूं मैं तो। हमारे विक्रमादित्य जी और हमारी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर, सबसे पढ़े लिखे, सबसे ज्ञानी आदरणीय नरेश जिंदल जी, आदरणीय विजय जी, और पूर्व में वाइस चांसलर रहे आदरणीय राधेश्याम जी, हमारे जिला परिषद के प्रधान सोनू जी, और यहां के फैंस के जो प्रधान हैं वो राजेश जी, और राजेंद्र पंघाल जी, जो सारा काम देखते रहते हैं, लगे रहते हैं। अनेक वर्षों से इनके हमारे साथ संबंध हैं, और ये फैन जिनकी वजह से चला। मैं तो कई साल पहले लेह में गया था आदरणीय इंद्रेश जी के साथ, वहां भी मैंने ये फैन सुना, तो उस वक्त फैंस का मतलब मुझे यूं लगा कि भाई कोई किसी का फैन है, उसको फैन कह रहे हैं, ये फैन क्यों है? अब फैन का मतलब फोरम फॉर अवेयरनेस, फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अब नेशनल सिक्योरिटी क्या है इसका पूरी डिटेल में बताया, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी का मतलब यह नहीं है कि हमारी फौज अच्छी है तो हमारा देश सुरक्षित हो गया, जमा नहीं होया। राजा पृथ्वीराज चौहान आज से 1000 वर्ष पहले, 1100 वर्ष पहले बड़ा मजबूत राजा था। क्यों हार गया? क्योंकि उसके राष्ट्र में जयचंद था। अब राजा में तो कोई कमी नहीं थी। अब राजा की सारी बातें, उसका अर्दली, उसी के राज में कोई बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति और उस चीज को लीक कर दे तो मजबूत राजा क्या काम आएगा? तो सिक्योरिटी इज नॉट द ओनली ऑफेंस, इट इज आल्सो डिफेंस। अब डिफेंस में क्या क्या चीजें आती हैं? सारी चीजें, जीवन की सारी चीजें आती हैं। अब मैं कहूं कि आदमी की सिक्योरिटी, आदमी की सिक्योरिटी, अब मेरे साथ गनमैन चलता है तो आप क्या समझते हो वो मेरी सिक्योरिटी है? अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो गनमैन क्या करेगा? चलो मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है। अगर मुझे अकल नहीं है, बेवकूफी की बातें करता हूं तो गनमैन क्या करेगा और क्या मेरा स्वास्थ्य करेगा? हिंदू वीर तेरे नाम एक संदेश लाया हूं, तू किन वीरों का वंशज है बताने तुझको आया हूं। हमारी जनता को जब तक हमारा इतिहास नहीं पता होगा तो वो जनता राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे करेगी बताइए?
बाबर ने 500 साल पहले इस देश के राम मंदिर को तोड़ा, अनेक मंदिरों को तोड़ा। बाबर आया, औरंगजेब आया, हुमायूं आया, सबने तोड़ा। पृथ्वीराज चौहान के बाद हूण आए, शक आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, सबने भारत को लूटा। 500 साल पहले राम मंदिर टूट गया। समझ में बात आती है कि हम बोधे थे, हम निर्बल थे, हमने तुड़वा लिया। लेकिन देश आजाद 1947 में हो गया। शर्म की बात तो यह है कि 1947 में भी हमारी सोच ये नहीं बनी कि हम राम मंदिर बनाएंगे। क्यों नहीं बनी? बताइए क्यों नहीं बनी? ये नेशनल सिक्योरिटी का एक हिस्सा है, हमारा विजन ही नहीं है। आज हमारा देश की आजादी के 75 साल के बाद राम मंदिर बन गया। तो मैं आपसे यह पूछता हूं कि अमेरिका है, रशिया है, इंग्लैंड है, जापान है, इटली है, जर्मनी है, ये सब लोग भारतवर्ष की शक्ति में, जैसे मान लो पहले ये मानते होंगे कि भारत शक्ति जो है वो 10% है। राम मंदिर बनने के बाद उनके शक्ति के ग्रेड में कुछ अंतर आया कि नहीं आया? बताइए, आया कि नहीं आया? जोर से बोलिए, ढीला बोल रहे हैं आप। अंतर आया कि नहीं आया? हमने धारा 370 तोड़ी तो देश की शक्ति में अंतर आया कि नहीं आया? जोर से बोलिए भाई, हुंकारा तो भरना चाहिए। जोर से बोलिए, आया कि नहीं आया? और जोर से बोलिए, आप सब भी बोलिए, आया। और ये केवल ये सोच नहीं है, फिजिकल की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, आदमी अगर सशक्त है तो स्वास्थ्य होगा तो सशक्त होगा। कोरोना आया इस देश में, हमने कोरोना को कैसे निपटा? अमेरिका में 10 लाख के पीछे 3,000 की मृत्यु हुई। अमेरिका में 10 लाख लोगों के पीछे 3,000 की मृत्यु हुई। हिंदुस्तान में कितनी हुई पता है आपको? हिंदुस्तान का आंकड़ा 356 का था और नेशनल आंकड़ा वो 650 का था। अब अमेरिका अपने आप को दादा समझता है और अपने आप को फन्ने का समझता है। क्या मैनेजमेंट थी उसकी? क्या नेशनल सिक्योरिटी थी? वहां के डॉक्टर काय के सिक्योर थे? क्या उनकी नेशनल पॉलिसी थी? जो वहां 10 लाख के पीछे 3,000 लोग मरे। और हिंदुस्तान की सिक्योरिटी थी ना, हिंदुस्तान ने वैक्सीन बनाई, हिंदुस्तान ने मैनेजमेंट किया, यहां 350 लोग मरे। कितना बड़ा अंतर है। और नहीं तो फौजें भी हमारी दुरुस्त और सब लोग दुरुस्त, और कोरोना ही भारतवर्ष का नाश करके और भारतवर्ष को खत्म कर सकता था। कर सकता था कि नहीं कर सकता था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर यह संतुलन बिगड़ जाए तो वो समाज, वो देश, वो राष्ट्र उन्नति कर सकता है क्या? क्या उसकी सिक्योरिटी रहेगी? ये भी एक नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है। एजुकेशन, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। देश तो आजाद 1947 में हो गया ना। 1982 में मैंने अपनी एमएस की डिग्री ली तो 5,000 लोगों के अंदर मैं और हमारे एक और मित्र थे, 2 लोगों ने कुर्ते धोती में डिग्री ली। अब कुर्ते धोती में ले ली तो क्या हो गया, और वो ब्लैक गाउन पहन के ले लेते तो क्या हो जाता? तो कोई ये थोड़ी है कि ब्लैक गाउन में लेते तो आप बीमार पड़ जाए। लेकिन आपकी संस्कृति मरती है। ये मैसेज ये जाता है कि ये गुलाम देश के लोग हैं जो देश की आजादी के 75 साल के बाद भी ब्लैक गाउन में डिग्री लेते हैं। आज मैं यहां के वाइस चांसलर्स को बधाई देता हूं, चाहे वो एचएयू हो, चाहे वो लुवास हो, चाहे वो जीजेयू हो, और अनेक जिले के सारे कॉलेज। आज यहां पर कोई भी डिग्री लेता है तो ब्लैक गाउन में नहीं लेता। केवल एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई, लेकिन इससे कितना बड़ा मतलब निकलता है।
आज कितनी दुख की बात है, हमारे परिवारों में भी जब जन्म दिवस और जब साल की शादी की सालगिरह या कोई भी फंक्शन हो, केक जरूर आएगा। कौन सी सभ्यता का प्रतीक है? केक में कोई बुराई नहीं है। हम सब लोग हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं और विदेशी लोग हाय हाय हेलो करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर प्रश्न यह है कि हमारे पूर्वजों का क्या रीति रिवाज था। मैं साइंटिफिक इशू पर नहीं जा रहा, पर मैं ये कहता हूं कि आपके बाप दादा क्या करते थे। आप दूसरे के बाप दादा की जो संस्कृति है उसको क्यों अपना रहे हो? और अब तो आपके बस की बात भी नहीं रहा। अब तो आप नहीं भी चाहोगे तो आपका बेटा, आपका पोता वो केक के बिना मानेगा ही नहीं। ये बहुत बड़ा आघात है राष्ट्रीय सुरक्षा पर, है कि नहीं है? तो हम जितने लोग यहां बैठे हैं, नेशनल सिक्योरिटी में हर हिस्से की जरूरत है। किसान अगर हमारा जागृत नहीं होगा, किसान अगर फसलें ठीक से नहीं उगा पाएगा, उनमें अगर कीड़ा लगेगा, तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का क्या बनेगा? फौज आपकी स्ट्रांग है, प्राइम मिनिस्टर आपका स्ट्रांग है, लेकिन किसान आपका स्ट्रांग नहीं है, तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी तो भाड़ में गई। अगर यहां का नागरिक जागरूक है, फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो सब कुछ पॉसिबल है। नागरिक जागरूक होना चाहिए। नागरिक को यह पता होना चाहिए कि तेरी संस्कृति, तेरी सभ्यता। आपको एक और उदाहरण देता हूं मैं। 500 साल पहले राम मंदिर की जो बात थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, इन सब लोगों ने कहा कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहां बनाएंगे। अवेयरनेस थी ना, अवेयरनेस थी तो राम मंदिर बन गया। देश आजाद हुआ और जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान को दिया। दिया कि नहीं दिया? बोल लो भाई, फिर मैं बैठ जाता हूं। दिया कि नहीं दिया? और जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से, और जोर से। दिया। पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, हमारा 100वां हिस्सा भी नहीं। आज भी 78,000 वर्ग किलोमीटर दबाए बैठा है पीओके के रूप में। बैठा है कि नहीं बैठा? ये हमें लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बोलो, कब लेंगे? हैं? ये आप बोलोगे, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आ गई तो गवर्नमेंट ले लेगी। जनता जागेगी। जब देश का 150 करोड़ लोग ये कहेगा कि हमारा हिस्सा वापस लो, उसी दिन एक कलम से ही आ जाएगा, लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हमने 38,000 वर्ग किलोमीटर चाइना को अक्सई चीन के रूप में दे रखा है। ये लेना है कि नहीं लेना? आप अपने बच्चों को बताते हो क्या घर पर? आपका पोता है, उसको कहानी सुनाओ ना। ये जीजाबाई ने शिवाजी को 5 वर्ष को कहा था कि ये सामने वाला तोरण का किला तेरा है। 16 साल का हुआ, पहला अटैक उसने तोरण पे किया और उसको कब्जे में किया। अगर 5 साल में उसको वो कहानी नहीं बताई जाती तो शिवाजी महाराज को कौन पूछता? कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं कि भाई ये पीओके जो है ये हिंदुस्तान का है और इस पे कब्जा पाकिस्तान का है, ये लेना है। ये सब चीजें नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है और इन हिस्सों को हमें फिक्र होनी चाहिए, फिक्र का जिक्र होना चाहिए, और जिक्र होगा तो कभी ना कभी वो काम हो जाएगा। मैं आपको एक व्यक्तिगत उदाहरण बताता हूं। 10 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी यहां आए और मेरे सुझाव पर उन्होंने कहा कि हम यहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएंगे। 10 साल पीछे लगे रहे और आज यहां हवाई जहाज उतरने लग गया और यहां का हवाई अड्डा पूरे विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। सबसे बड़ा। दिल्ली का हवाई अड्डा
5100 एकड़ में है, यहाँ का हवाई अड्डा 7200 एकड़ में है। कोई भी एरिया वर्ल्ड का कोई भी जो हवाई अड्डा है वो 7200 एकड़ से ज्यादा का नहीं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है और फोरम से भी मेरा निवेदन है, हालांकि ये ऑलरेडी कर रहे हैं अलग अलग सेमिनार, अलग अलग। मैं कहता हूं कि अपने इसमें लेखकों को जोड़ना चाहिए, क्योंकि चाहे वो मेडिकल का मुद्दा हो, चाहे वो एजुकेशन का, एजुकेशन में क्या एजुकेशन देनी है, खेती में हमें क्या करना चाहिए, देश के प्रति प्रेम, इस तरह के लेख छपेंगे। जो पत्रकारिता है वो लोगों को जगाने में सबसे अहम रोल अदा करती है। तो मैं समझता हूं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के अनेक प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और लेख अगर लिखवाएगा तो देश में खलबली मचेगी और हमारी राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उसको बल मिलेगा। और मैं समझता हूं कि जो फ्रांस का राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच का जो एम है, जो मुझे समझ में आया, वो भी फलेगा फूलेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपके साथ भी हैं। आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद श्रीमान जी। ये कार्यक्रम हमारा अभी एक सूचना है, डॉक्टर साहब को एक बार जाना है, इसलिए एक बार स्वागत की बेला दोबारा शुरू करेंगे। डॉक्टर राजेश धमीजा जी से स्वागत से निवेदन है कि डॉक्टर कमल गुप्ता जी का पटका पहना के एक बार सम्मान करें। विजय जी वीसी साहब से निवेदन है एक बार गोलोक राय बिहारी जी का, गोलोक राय बिहारी जी का रामफल शर्मा जी, आईजी राजपाल जी को, यश धमीजा जी, विक्रमादित्य जी को, धर्मपाल जी होंगे, हमारे सदस्य हैं। धर्मपाल जी नहीं आए हैं। नहीं, विपिन जैन जी आए, विपिन जैन जी, किसको विक्रमादित्य जी को, हाँ जी, कोई नहीं, एक बात, नरेश जिंदल जी को, हिमांशु जी आए। हाँ आप जाओ ना, आपका ही तो बोल रहा था। हिमांशु जी आए, हिमांशु जी, अंकल जी प्लीज, अंकल जी एक बार प्लीज, नहीं आप जाओ। हिमांशु जी, राधेश, हिमांशु जी आगे, राधेश्याम शर्मा जी को, आदित्य बिस्ला जी कहीं मेरी आवाज सुन रहे हैं?
अगर आदित्य बिस्वा जी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं तो यश राज को आगे 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 सोनू चेयरमैन जी को, अब निवेदन है रामफल शर्मा जी, हिमांशु जी, यश दमीजा जी और धर्मपाल जी मंच पर आ जाएं। विपिन जैन जी भी आ जाएं। एक डॉक्टर देवेंद्र जी आ जाए, सबके लिए आ जाए। डॉक्टर देवेंद्र जी, पवन सैनी जी, संदीप चोपड़ा जी, ये सबके लिए आओ भाई एक बार इनको। डॉक्टर कमल गुप्ता जी हमारे इन सभी नए लाइफ मेंबर्स का स्वागत करेंगे। इन्होंने बहुत योगदान दिया है। और भाई साहब गोलोक बिहारी जी के आशीर्वाद से रामफल शर्मा जी को वाइस प्रेसिडेंट, हिमांशु जी को वाइस प्रेसिडेंट, यश धमीजा जी को वाइस प्रेसिडेंट और धर्मपाल जी को सचिव का दायित्व दिया जाता है। अब इसके बाद मेरा निवेदन डॉक्टर राजेश धमीजा जी हैं, वो मंच पे आए और अपना विचार साझा करें। डॉक्टर राजेश धमीजा जी। राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित विराजमान हमारे मेरे आदर्श डॉक्टर माननीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, मुख्य वक्ता क्रम में माननीय गोलोक बिहारी जी, सदस्य राष्ट्रीय संचालन समिति माननीय राजपाल जी, पूर्व आईपीएस अधिकारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच माननीय श्री विक्रमादित्य जी, राष्ट्रीय महासंगठन मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच और हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय डॉक्टर विजय कुमार जी, बीसी सीबीआईयू शिक्षा, माननीय श्री सोनू टाटा जी, चेयरमैन जिला परिषद हिसार, माननीय श्री राजेश शर्मा जी, पूर्व सीबीआईयू शिक्षा, और आज की मंच की अध्यक्षता कर रहे माननीय नरेश जी दुआस व सभा में उपस्थित सम्मान योग्य मेरे भाइयों और बहनों, आपका सभी का स्वागत है। जैसे क्या सबसे पहले मैंने ही बोला था और मेरा नंबर माननीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी तक काट दिया गया। मैं 2-4 शब्द आपके पास बोलूँगा। बेसिक राष्ट्रीय सुरक्षा, पहले माननीय गोलोक बिहारी जी आप बता चुके हैं, मैं फिर भी थोड़ा सा मैं आपको राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच एक सामाजिक संगठन है। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच की स्थापना 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के संरक्षक माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच की जरूरत क्यों पड़ी?
क्योंकि देश में नाना प्रकार की चुनौतियां हैं। कुछ चुनौतियों का समाधान हमारे पुलिस, सेना और सिस्टम के पास है, और कुछ चुनौतियों का समाधान समाज के पास है, जिसका निराकरण केवल समाज ही करता है। जो बहुत सारे विषय हैं जिन पे राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच काम करता है, लेकिन मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए जो सांस्कृतिक अक्षय, जो कल्चर डिक्लाइन हो रहा है, मैं 2 मिनट उस पर बात करूंगा। बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और बहुत सारे टीचर बैठे हुए हैं, जिसके वजह से ये हम राष्ट्रीय संस्कृति को पुनर्जीवित करके, अच्छे तरीके से करके राष्ट्र की सुरक्षा कर सकते हैं। 2 चीजें होती हैं, वेल एजुकेटेड और हाईली एजुकेटेड। हाईली एजुकेशन और वेल एजुकेशन, ये हमारे स्टूडेंट बैठे हैं, थोड़ा सा इस पे ध्यान दें कि हाईली एजुकेशन जो है वो परम साक्षर है। जो व्यक्ति हाईली एजुकेटेड है उसको परम साक्षर बोलते हैं और विद्वान बोलते हैं। हाईली एजुकेटेड, परम साक्षर, विद्वान रावण भी थे, और जो वेल एजुकेटेड है वो परम शिक्षित, विद्यावान हमारे प्रभु श्री राम हैं। हम वेल एजुकेटेड की बजाय हाईली एजुकेटेड ज़्यादा होना पसंद करते हैं। डिग्रियां MBA, USA, PhD, LLB, MSc कंप्यूटर साइंस, हम ये सब प्राप्त करते हैं, बट हम वेल एजुकेशन की तरफ थोड़ा कम जाते हैं। अगर हम वेल एजुकेशन की तरफ जाएं तो हमारा जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा हो सकता है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं, कैसे हाईली एजुकेटेड से एक ही बंदा कैसे वेल एजुकेटेड की तरफ जा सकता है और वो देश का कितना उद्धार कर सकता है। एक नेशनल सिक्योरिटी का भी एक मुद्दा है ये, जो हमें देखना है। 1833 में स्वीडन में एक बच्चा पैदा हुआ। माँ बाप ने उसका नाम रखा एल्फ्रेड नोबल, और वो बच्चा अच्छे परिवार से था, संपन्न परिवार से था, अच्छा अमीर था। बच्चा बड़ा होता गया, पढ़ता गया, हाईली एजुकेटेड होता गया। जब वो 20-25 साल का हो गया तो वो साइंटिस्ट बना। उसने आविष्कार किया डायनामाइट का, और डायनामाइट को आप समझ सकते हो कि वो विध्वंस का एक कारण होता है। ऐसे करते करते वो साइंटिस्ट बना और ज्यादा अमीर हो गया। पैसे की भरमार थी, कोई कमी नहीं थी। 1888 में एक दिन उसके भाई की डेथ हो गई, और अखबार वालों ने गलत छाप दिया, असमंजस में उनको भूल में छाप दिया कि मौत के सौदागर की मौत। जब एल्फ्रेड नोबल ने पढ़ा ये क्या है, मैं मौत का सौदागर हूं, उसने एकदम अपनी लाइफ को चेंज किया। और 1988 में ही जैसे उसके ब्रदर का सिस्टम खत्म हुआ, 13वीं 14वीं जो भी थी हो गई, उसके बाद उसने नोबल फाउंडेशन का आविष्कार किया। एक फाउंडेशन रखा नोबल के नाम से। सारी संपत्ति उसने नोबल फाउंडेशन में लगाई, और वो इतना उसने काम किया समाज के लिए। मैं इसको नेशनल सिक्योरिटी के साथ ही जोड़ूंगा। जो संस्कृत अक्षय हो रहा है, जो ये सिस्टम बिगड़ रहा है, ये भी एक नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा ही है। तो 1896 में एल्फ्रेड नोबल की भी डेथ हो गई। उसके बाद क्या हुआ, 1833 से लेकर 1888 तक 55 साल वो हाईली एजुकेटेड रहा, और 1888 से लेकर 1896 तक मात्र 8 साल में वो वेल एजुकेटेड रहा। फिर 2001 में स्वीडन सरकार ने एक प्राइज का नाम रखा नोबल प्राइज, जो पूरे विश्व में विख्यात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट बैठे हैं वो सुने, हाईली एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, बट एक वेल एजुकेटेड होना भी उसके साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। वेल एजुकेटेड जो है वो अपने लिए बंदा जीता, हाईली एजुकेटेड जो बंदा अपने लिए जीता है, वेल एजुकेटेड जो है वो औरों के लिए जीता है। वो नेशन के लिए काम करता है, किसी भी तरीके से मर्जी काम करे। जैसे माननीय कमल गुप्ता जी ने बताया कि किसान भी एक नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बन सकता है। ऐसा नहीं है कि हम नेशनल सिक्योरिटी का नाम आते ही और हम फौजी के बारे में सोचते हैं कि बंदूकें लेके खड़ा हुआ है और वो सिस्टम को तैयार कर रहा है, तो हमारा कोई फर्ज नहीं बनता नेशनल सिक्योरिटी पे। हम भी हर तरीके से नेशनल सिक्योरिटी पे कर सकते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया आपको कि वो 55 साल में हाईली एजुकेटेड था और 8 साल वो वेल एजुकेटेड रहा, और 8 साल में जो उसने नाम कमाया, सर्वोच्च प्राइज जो 5 स्ट्रीम में मिलता है, नोबल प्राइज, 2024 तक इंडिया में भी 12-13 बंदों को मिल चुका है, जिसकी कीमत 12-15 करोड़ है। और उस बंदे ने 8 साल में वो कर दिखाया कि जो कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए एक विषय और है,
संस्कृत जो अक्षय है इसको हम ठीक करें। हमारी प्रथाएं गिरती जा रही हैं, हमारा समाज गिरता जा रहा है। ये जो समाज का गिरना भी है, ये भी एक नेशनल सिक्योरिटी को पीछे लेके जाता है। मैं अब इन शब्दों के साथ अपना जो ये विचार है इसको विराम देता हूं। मुझसे कोई गलती हुई तो माफ करना। आप सभी का धन्यवाद। अब मेरा निवेदन है माननीय विक्रमादित्य जी से आए और वो अपना उद्बोधन रखें। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। मंच आसीन गणमान्य हमारे जितने भी अतिथि, मुख्य अतिथि एवं अधिकारीगण हैं, उनको भी मेरा सादर नमन। लुवास के इस परिसर में यहाँ के माननीय कुलपति जी और हमारे जितने भी माननीय कुलपतियों की उपस्थिति में कार्यक्रम हो रहा है, उनको मेरा सादर धन्यवाद। उन्होंने ये अवसर हम सबको दिया। मुझसे पहले आए वक्ताओं ने जितनी बातें रखी हैं, उसके बाद शेष कुछ ही रह जाता है। संक्षेप में अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। समय भी बीतता जा रहा है, सभागार में उपस्थिति भी आगे छटे, इससे पहले वक्तव्य अपना रख देना अच्छा है। राष्ट्र रक्षा या सुरक्षा में हमारी भागीदारी या हमारी अहम भूमिका किस प्रकार से झलकती है, यह आज का शीर्षक है। संदर्भ जो है वह पहलगाम का है, पहलगाम के बाद की परिस्थितियों का है, उसके बाद बनी हमारी चर्चाओं का है, विवेचनाओं का है। हमारी भूमिका उभारने के लिए मैं एक कहानी का एक प्रयोग करता होता हूं आमतौर पर। समय की बाध्यता है तो उस कहानी को छोड़कर उसका एक सार बताता हूं। जंगल में कभी या किसी जंगल सफारी में कभी गए होंगे तो वहां पर कभी देखा होगा शेर बैठा है या शेर का झुंड बैठा है। उसके नजदीक जाते हैं तो अंदर मन में भय पैदा होता है, क्योंकि हमें पता है हम किधर जा रहे हैं। उसने अपना किरदार निभाया है। हर बार वो हमारे ऊपर झपटता नहीं है, हर बार हम पर दहाड़ता नहीं है। नजदीक जाने पर केवल अपने पंजे निकालता है। पंजे निकालता है, कभी दांत दिखाता है, कभी दांत दिखाता है तो घुर्राता है। दहाड़ तक आने की स्थिति नहीं बनती, उससे पहले ही हमारे कदम पीछे लौट जाते हैं। ये है किरदार की और उसकी सामूहिक शक्ति का एक प्रदर्शन। जब एक राष्ट्र में 150 करोड़ लोग, जैसा पीछे मंत्री जी ने भी अभी कहा, 150 करोड़ लोग जब एक संकल्प ले लेते हैं और एक किरदार को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, एक चरित्र के अनुसार अपने आप को अग्रसर कर लेते हैं और सोचते हैं कि यह राष्ट्र मेरा है, यहां पर एक भी व्यक्ति से पंगा यदि हुआ तो 150 करोड़ से पंगा होगा, तो उस धारणा के साथ राष्ट्र एक सुरक्षित राष्ट्र के रूप में निकल कर आता है। सेना के बल पर ही नहीं, हमारे खुद के ध्येय पर, हमारे खुद की चिंता पर, हमारे चिंतन से, हमारी सत्यता की स्थापना से हमारा यहां पर ध्येय उभर कर निकल कर आता है। क्या है वो ध्येय, क्या है वो संकल्प? यही जो मैं दोहरा रहा हूं। किसी एक पर आंच हम 150 करोड़ पर आंच है, मेरी 1 इंच भूमि पर आंच मेरे पूरे देश पर आंच है। यही संकल्प है जो हमारे राष्ट्र को सुरक्षित बनाएगा। इसके नाना प्रकार के उदाहरण देकर हमारे वक्ताओं ने इसका अच्छा हमारा उल्लेख किया है। अभी कुछ दिनों पहले जब यह पहलगाम की दुर्घटना हमारे साथ हुई और ये इस आतंकी हमले में हमने देखा किस प्रकार की मानसिकता को झलकाया जाता है, उसे कुछ दिन पहले की भी अगर घटना देखें तो आसिम मुनीर जो हमारे पाकिस्तान पड़ोसी देश को, या उसको एक अस्थिर अस्थायी सत्ता का नाम दिया जाए, देश राष्ट्र लायक तो वह है नहीं। वहां पर उसने कहा था कि 2 नेशन थ्योरी जीवित है। 2 नेशन थ्योरी जीवित है और इसीलिए 2 कौमें इकट्ठी नहीं रह सकती। उसका सीधा निशाना भारत पर था। और जिन्होंने ये 2 नेशन थ्योरी को अंजाम दिया, जिन सत्ताओं ने इन 2 नेशन थ्योरी को अंजाम दिया 47 में, वे आज प्रश्न करते हैं कि ये कहां प्रमाण है कि जो आतंकी थे वो भारत की मिट्टी से उपजे हुए व्यक्ति और मानस नहीं थे। प्रश्न पहला ये है उनकी जबान से।
जब यह हमला हुआ उसके बाद इस देश ने एक हुंगार में सबके सामने यह नारा रखा कि यह देश एक है, एकजुट है। लाल चौक से लेकर कन्याकुमारी तक सबने धरना प्रदर्शन किया। हर व्यक्ति ने इस पहलगाम के दुर्घटना, इस आतंकी हमले के विरोध में, कोई पीछे नहीं हटा। तो जो देश अपने आप को देश मानता है, पाकिस्तान, जो 7 अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में अपने खुद की समस्याओं से जूझ रहा है, जो वहां पर अपनी अस्मिताओं की आजादी चाहते हैं, दक्षिण में बलूचिस्तान, ऊपर खैबर, और ये पीओजे के भी हमारा ही होगा, उसको ये नसीहत देनी ठीक नहीं लगती जो कहे हमारे 2 नेशन थ्योरी के ऊपर टिप्पणी देना। ये सोच और ये सच्चाई को हमारा मन जाने, हमारा मस्तिष्क पहचाने, हमारी निगाहें देखें और हमारा किरदार निभाए, हमारी जबान बोले, चर्चा में लाए, इस समाज में इस सत्य को स्थापित करे, ये हमारी जिम्मेदारी है। हर कोई यहां पर जाकर जंग में तो लड़ने नहीं वाला अभी, तो युद्ध भूमि कहां है फिर? आम नागरिक की युद्ध भूमि कहां है फिर? यदि हम रणनीति के तहत सीमा पर नहीं जा रहे तो कहां है? यहां है, मस्तिष्क में है, वायु में है, इन तरंगों में है जिनमें ये जानकारियां फैलती हैं। विश्व स्तर पर है जहां पर एक नए विश्व सत्ता का निर्माण हो रहा है और हम उसके बीचों बीच खड़े हैं। ये 70-80 के दशक का भारत नहीं है, इसकी 70 के 80 के दशक की चुनौतियां भी नहीं है। पड़ोसी देश आज भी वही दुश्मन है, पर आज उसकी भी परिस्थिति वैसी नहीं है और हमारा लक्ष्य भी 2047 हो चला है। तो हमारी इसमें फिर एक उभर कर निकलती है भूमिका। 2047 की तरफ ध्यान दें, या विश्व में ऐसी ताकतें जो चाह रही हैं कि हम अपनी पटरी से, डगर से, अपनी से उतर जाएं, बहक जाएं, किसी प्रॉक्सी वॉर में घुस जाएं। ऐसा नहीं है कि हमें युद्ध से डर है, पर हमें पता है कि भी युद्ध के परिणाम क्या हैं और हमारे को युद्ध करना है अपनी शर्तों पर, आपके षड्यंत्र की शर्तों पर नहीं। युद्ध होगा जब मैं चाहूंगा, युद्ध तब होगा जब हमारी सबकी सहमति होगी, युद्ध तब होगा जब मैं निर्णय लेकर इसको करूंगा, आपके षड्यंत्र का शिकार होकर नहीं कि इसका 2047 का लक्ष्य हमारे को बिगाड़ना है। इसको अंग्रेजी में स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट ऑफ द पॉपुलेशन कहा जाता है। ऐसे ऐसे देश जिन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, कभी उनकी खुद की इंटरनल डेमोग्राफी के बारे में भी जानकारी लेनी नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे श्वेत देश जहां पर कभी श्वेत व्यक्ति के अलावा कोई और दूसरा आदमी कभी सत्ता पर नहीं बैठता था, वहां पर भारतीय मूल के तो छोड़िए, वहां पर तो है ही, परंतु हर प्रकार के मूल के व्यक्ति वहां पर अब ऐसे ऐसे स्थानों पर बैठे हैं। उनके आंतरिक परिस्थितियां अलग हो चुकी हैं। उन पूर्व श्वेत देशों के, मैं कहूंगा अंतरूणी जो हमारी राजनीतिक सत्ता है, उसमें उनके अंदर प्रेशर क्या है वो अलग है। वो उस प्रेशर के भी तो गुलाम है, वो क्या बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी किसी भी प्रयास का फल नहीं मिला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। इस राष्ट्र ने, हमारे सरकार ने नहीं, इस राष्ट्र के जितने निवासी देशों में रह रहे हैं, हमारे डायस्पोरा के नाम से जाने जाते हैं, वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, भारत को विश्व पटल पर उभार रहे हैं, वो भारत की सुरक्षा को बढ़ा रहे हैं। हम अपना यहां पर कर्तव्य निभाएं, वो वहां पर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ऐसा क्यों है कि हमसे ये प्रश्न नहीं किया गया या ये बातें हमारे समाज में चर्चा में नहीं रखी गई? कुछ गिरोह, कुछ सत्ताओं, कुछ दलों, कुछ लोगों, कुछ संगठनों के अतिरिक्त कि दुश्मन के कितने जेट गिराए गए, ये प्रश्न करना हमारा दायित्व है। ये प्रश्न खड़े करना हमारी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि कितने मार गिराए, ये तो हमारी शौर्य गाथा है, परंतु यदि कोई नहीं पूछता और उसको नहीं उभारता तो उससे प्रश्न करना कि तेरी दिलचस्पी इसमें क्यों नहीं है कि हमारे सैनिकों ने या हमारी वायुसेना ने उनके कितने मार गिराए, तेरी रुचि इस दिशा में क्यों नहीं है। तू कहां से प्रश्न लाता है? हमारे अंदर जो प्रश्न उपजते हैं वो हमारी मंशा दर्शाते हैं, वो हमारी दिशा बताते हैं। ये हमारा कर्तव्य है,
ये जरूर है कि हम सजग रहें, सचेत रहें कि कोई ऐसी गतिविधि हमारे आसपास हो रही हो जो संदेहजनक हो, उसके बारे में हम पता करें, कहां से है, क्यों है, यहां कैसे आया, आधार कार्ड फर्जी तो नहीं, कहीं घुसपैठी तो नहीं, किसी प्रकार की गतिविधि में तो नहीं जो हमारे देश के खिलाफ हो। ये हमारी सतर्कता का हमारा एक प्रमाण है और ये हमारी जिम्मेदारी है। पर इसके साथ साथ एक ऐसा भाव, एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसा विषय, ऐसा सत्य, ऐसी सच्चाई को स्थापित करना जो देश हित में हो, देश कार्य के लिए काम में आए, ये हमारी जिम्मेदारी है। और चीजों को तर्कबद्ध और अच्छी निगाह में देखते हुए समझना, ऐसी दृष्टि से जो अंदरूनी है, ना कि सिर्फ भ्रमित होकर हमें भटक जाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। उदाहरण के तौर पर और भी कई बातें हैं। कल यहीं पर हम आ रहे थे तो ट्रेन स्टेशन पर किसी ने कहा खालिस्तान का विषय ले लिया उसने। खालिस्तान जो मांगते हैं वो इधर रहते नहीं, जिनको खालिस्तान से कोई मतलब नहीं वो यहां रहते नहीं। तो यहां पर जो रह रहे हैं वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि एकता, अखंडता, सामाजिक एकता, अखंडता, वो अपना निर्भय पूर्वक, अपना बिना भयभीत हुए किसी से अपना सत्य रखते हैं। इसीलिए देश आज भी है। इसकी सामाजिक भौगोलिक अखंडता बनी रहे और जो खट गया, छट गया, वह भी वापस आए, ये सारे संकल्प लेना, ये हमारा जिम्मेदारी, ये हमारा संकल्प है, ये हमारी जिम्मेदारी है। चर्चा के बिंदु और कई हैं। मैं आदरणीय महोदया जी का मंच पर स्वागत करता हूं। मैं आदरणीय ओमवीर जी का IPS पूर्व अधिकारी का स्वागत करता हूं। माननीय कमलेश दीदी का जो अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, उनका स्वागत करता हूं स्टेज पर। मैं समझता हूं कि मैंने अपनी वाणी काफी यहां पर खर्च कर दी है। विषय बिंदु जितने थे मूल रूप से आ चुके हैं। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे अंदर एक आग, एक चिंगारी चाहिए। मेरे ऊपर तेरी नजर पड़ेगी तो जैसे कहा ना, गोली गोला, तो तेरी नजर के साथ साथ तेरे प्राण भी जाएंगे और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये एटीट्यूड डेवलप करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरा निवेदन है डॉक्टर विजय जी से, जो VC हैं CDLU सिरसा के, वो आएं और अपने विचारों से अवगत रहें। VC साहब। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित माननीय गोलोक बिहारी राय जी, विक्रमादित्य जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री नरेश जिंदल जी, कुलपति लुवास, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित सोनू सिहाग जी, राधे श्याम जी और मेरे साथी राजेंद्र सिंह पंघाल जी अधिवक्ता, और हमारे आदरणीय माननीय जिनकी उंगली पकड़कर हम आगे बढ़े माननीय राजेश धमीजा जी, और प्यारे साथियों, राष्ट्र प्रेमियों, आप सबको मेरा नमस्कार। अभी बहुत सारी बातें हुई है, तो अभी 3 काम करने के हैं। बस मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, विषय सबको ध्यान में है। पहला के राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, ये हम सब एक जिम्मेदारी लेकर जाएं, प्रतिज्ञा कर कर जाएं। दूसरा, युवा वर्ग हमारे बीच में है, आयु से वैसे कोई लेना देना नहीं, पर फिर भी युवा वर्ग हमारे बीच में है। तो युवा ने जब भगत सिंह को पढ़ना बंद कर दिया
और विवेकानंद को पढ़ना बंद कर दिया, तो वो अपने राइट्स की बात तो करने लग गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भूल गया। तो भगत सिंह को पढ़ना और विवेकानंद को आदर्श मानकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना, ये दूसरा काम करने का है। वैसे हम सबका है, क्योंकि भगत सिंह को पढ़ने के लिए क्यों कहता हूं मैं, क्योंकि हम सबके जीवन में दो रास्ते आते हैं हमेशा। एक रास्ता जो हम सबके लिए भलाई करता है, पर राष्ट्र के लिए उन्नति का साधन नहीं होता। पर एक दूसरा रास्ता भी होता है जिसमें अपना सब कुछ नुकसान होने का चांसेस है, पर राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र की तरक्की में सहायक होता है। अक्सर हम सब लोग वो कच्चा रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसमें मेरा लाभ हो जाए। सोचिए, अगर भगत सिंह बम फेंककर भाग जाता तो युवाओं के मन में प्रश्न खड़ा ना होता और आज़ादी इतनी तीव्रता से नहीं मिलती। तो इसलिए जब भी कोई ऐसा रास्ता मिले जिसमें राष्ट्र का नवनिर्माण हो, पर मेरा चाहे सब कुछ चला जाए, उस रास्ते को चुनना, ये भी एक नेशनल सिक्योरिटी का हमारा पार्ट है। तीसरा, पर्यावरण की रक्षा। ये जो बॉटल्ड वाटर हम पी रहे हैं, ये इतने सारे पढ़े लिखे लोग सब हम इस धारणा के साथ आगे बढ़ेंगे, पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे, तब भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। अब जैसे कि युद्ध हुआ, टेक्नोलॉजी का युद्ध है आने वाला समय, 8 मई को देखा सबने। तो बच्चों से भी आह्वान है कि पढ़ना शुरू करें। खाली टॉपिक छोड़कर इंजीनियर, डॉक्टर बनना, वो भी एक राष्ट्रीय चुनौती बनने वाले हैं। तो जो 8 घंटे पढ़ता है वो 10 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़ता है 12 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़ता है 15 घंटे पढ़े, तो पर पढ़े कि मेरा राष्ट्र के सुरक्षा के अंदर योगदान देना है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि जब मिड 90s में पूरे आईटी सेक्टर पर भारत का कब्जा था, तो दूसरा देश जो हमारे साथ आजाद हुआ, वहां के 2 युवाओं ने पहला वायरस खोजा, ताकि अहमद फरूक अलवी और बासित फरूक अलवी। तो जब एक देश के युवा डिस्ट्रक्टिव माइंड के होते हैं तो कहां लाकर खड़ा कर दिया, ये आप देख सकते हैं। इसलिए अपने आप को हमने कंस्ट्रक्टिव माइंड की तरफ लेके जाना। तीसरा कि चुनौती आजकल युवाओं में, हम सबसे को आह्वान किया कि नशा जो है सबसे बड़ा चुनौती का कारण है। तो यहां से प्रतिज्ञा लेकर जाना कि इस बार राखी पर हर मां प्रतिज्ञा करेगी कि मेरा भाई, हर बहन प्रतिज्ञा करेगी कि मेरे को मेरे भाई से कोई पैसे नहीं चाहिए, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, एक ही गिफ्ट चाहिए कि नशा मुक्त भारत अभियान करेंगे। ये भी उस चुनौती को, क्योंकि हर व्यक्ति कोई भी हो, मां बहन की इज्जत भी करता है, मां बहन की बात मानता भी है। हर दुख संकट में सब मां ही याद आती है। तो अगर मां ठान लेगी, बहन ठान लेगी, बेटी ठान लेगी कि मेरा भाई, मेरा पिता, मेरा मित्र ठान लेगा कि मेरा मित्र कोई नशा ना करे, तो आधी राष्ट्रीय चुनौती हमारी खत्म हो जाएगी। फिर शिक्षकों के लिए भी है कि हम सब टीचर हैं, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते हम भी कुछ ऐसा कर जाते हैं कि युवा को लगता है यही ठीक है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि पिछले कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले तक, आजकल यूट्यूब पे है वो ऐड, कई बार हमें ऐसा परोसा जाता है। रेड बुल की ऐड आ रही थी, तो उसमें 2 हिरन शेर को देखते हैं और छोटे वाला हिरन बड़े भाई को कहता है, भैया क्या रेड बुल को पीकर हम शेर से तेज दौड़ पाएंगे? तो बड़े वाला कहता है, नहीं नहीं, शेर से नहीं, मैं तेरे से तेज दौड़ पाऊंगा। यानी कि जो पीछे रहेगा वो आगे। तो लाइफ इज ए रेस, हम सबने पढ़ाया, पर लाइफ इज नॉट ए रेस। ये भी राष्ट्रीय चुनौती हो गया है। सबको आगे बढ़ना है, पर कैसे आगे बढ़ना है? वो 150 करोड़ की बात हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सबको परेड अच्छी लगती है, कदम से कदम मिलाकर चलना सबको अच्छा लगता है, हाथ सब एक साथ जा रहे हो, पैर सब एक साथ जा रहे हो। पर इसका बहुत बड़ा कारण है
कि हम सबको एक जैसा क्यों सोचना, एक जैसा क्यों दिखना। क्योंकि देखिए, अगर आप अंधेरे में रात को अपने घर में जाते हैं, लाइट नहीं जल रही है, तो आपको कोई भी काम करने में सुविधा नहीं होती, असुविधा होती है। पढ़ना चाहे पढ़ नहीं पाएंगे, रोजमर्रा के काम करना चाहे काम नहीं कर पाएंगे। पर जैसे ही लाइट ऑन करते हैं तो आप सब काम आसानी से कर लेते हैं। तो ऐसे ही अपने समाज में दिशा दिखाने वाले व्यक्ति बहुत है, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। इंडिविजुअली इस पंडाल में बैठा हर व्यक्ति अच्छा काम करता है जब उसकी बात सुनते हैं। पर सबका ध्येय एक हो जाए, लक्ष्य एक हो जाए कि मुझे भारत माता की जय जयकार करनी है। नारे से नहीं करनी है, ये भी मान लेना। कैसे करनी है कि हम सबका लक्ष्य एक है कि भारत माता की जय जयकार हो, भारत माता पुण्य परम वैभव तक विराजमान हो। पर उसके लिए सबको एक जैसा दिखना, एक जैसा करना। क्योंकि जब प्रकाश की किरणें कोहेरेंस के साथ चलती हैं तो लेजर लाइट का रूप लेती है। लेजर लाइट क्या करती है? अभी ये युद्ध हुआ तो टारगेट सही स्थान पर पहुंच जाए, लेजर लाइट। इंफॉर्मेशन सही स्थान पर पहुंच जाए, लेजर लाइट। अनवांटेड हेयर रिमूवल, लेजर लाइट। कैंसर तक का इलाज भी फिर लेजर से संभव है। तो ये 150 करोड़ को एक जैसा करने के लिए क्यों बोलते हैं कि हम सबको लेजर रूपी लाइट की तरह काम करना है। फिर भारत पर कोई भी संकट आएगा तो इसका इलाज हम खुद ही कर लेंगे, बाहर वाले को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनकर आगे आएंगे। तो मुझे लगता है कि हम सब ये 3 आह्वान लेकर अगर चलेंगे तो आने वाली जो राष्ट्रीय चुनौती है और राष्ट्र जो सुरक्षा जागरण मंच का जो ध्येय है वो पूर्ण भी होगा और हम सबका सहयोग होते हुए भारत माता फिर पुण्य अपने स्थान पर विराजमान होगी। इसी शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मेरा निवेदन है डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी से, जो पूर्व वीसी रहे हैं CDLU सिरसा के और GJU का भी चार्ज इनके पास रहा है, ये आए और अपना उद्बोधन दें। सर्वप्रथम मेरे समक्ष बैठे बड़े धैर्य से सबकी बातचीत सुन रहे हैं, आपकी ही तालियों से जोरदार अभिनंदन, स्वागत है। परम श्रद्धेय गोलोक बिहारी जी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को नेतृत्व करते हैं, इनके साथ ही प्रिय विक्रमादित्य जी, जो संगठन को शक्ति देते हैं। और मैं विशेष तौर पर यहाँ के आयोजकों को बहुत बधाई देता हूँ। श्री राजेश धमीजा जी, श्री राजेंद्र पंघाल जी और उनकी पूरी टीम ने ये कार्य का आयोजन किया। ये कार्यक्रम सीमित नहीं है, पूरे राष्ट्र के जन जन के लिए है। आपने पहल की, आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मंच पर बैठे वाइस चांसलर, दोनों ही वाइस चांसलर बहुत एनर्जेटिक हैं, प्रत्येक बात पर फोकस करते हैं। डॉक्टर नरेश जिंदल जी, जिनकी देखरेख में ये कार्य हो रहा है, आपको विशेष बधाई। और दूसरे वाइस चांसलर मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, क्योंकि ये चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, जिसमें मैंने 3 वर्ष कार्य किया, उसका दायित्व बड़े अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूं कि आप युवा वाइस चांसलर हैं, अच्छी दिशा और दशा देंगे। मंच पर बैठे IPS और बहन जी, सबको मैं नमस्कार करता हूं। लेकिन मेरा मुख्य विषय क्या है, जो सामने लिखा है, राष्ट्रीय सुरक्षा में हमारा योगदान। आज का भारत पिछले दशकों की तुलना में काफी बदला है और बदल रहा है।
ये बदलाव सांस्कृतिक मूल्यों में, राजनीतिक मूल्यों में, आर्थिक मूल्यों में, सांस्कृतिक मूल्यों में और नैतिक मूल्यों में ये बदलाव दिखाई देता है। लेकिन इस बदलाव के सामने जिनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वो मेरा युवा वर्ग है। और चुनौतियां भी इस राष्ट्र के सामने दो सबसे बड़ी हैं कि गुणवत्ता शिक्षा, परक शिक्षा कैसे मिले और जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन जिससे हताशा निराशा दूर करके युवा इस राष्ट्र को नई गति, नई दिशा और नई प्रेरणा प्रदान कर सके। राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति ये विचार करे कि राष्ट्र निर्माण में मेरा सकारात्मक योगदान क्या है। आप भारतवर्ष के एक नागरिक हैं। हम कर्तव्य और अधिकार की बात करते हैं, अधिकार मांगते हैं, कर्तव्यों को भूल जाते हैं, कर्तव्य पर आए। लेकिन ये संस्कार कहां से पड़ेंगे कि जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा को एक मजबूती प्रदान करें। पहला विद्यालय घर है। माता पिता अपने बच्चों में ऐसी अनूठी भावना भरें। पहले कहते थे मेरे 3 बेटे हैं, एक फौज में जाएगा, एक किसान बनेगा, मेरे साथ रहेगा और एक व्यापारी बनेगा। बड़ा चिंतन करके व्यक्ति अपने परिवार को चलाता था। और परिवार एक ऐसा विद्यालय है जो संस्कार पड़ गए वो निश्चित रूप से आगे चलेंगे। इन संस्कारों में भी वीसी साहब कह रहे थे माता का योगदान सबसे ज्यादा है। मां बहुत अच्छी मिले। देखो मैं वैसे तो माता सबकी अच्छी होती है, लेकिन मेरी मां बहुत ही अच्छी थी। वो इसलिए थी यदा कदा अपने भाव से एक बात करती थी कि आप बहुत अच्छे इंसान बनो। तो इंसान अच्छा बनना और राष्ट्र हित में बनना ये परिवार का दायित्व है। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय उन संस्कारों को फलीभूत करते हैं। उनके अंदर पानी सींच करके आपको वट वृक्ष के रूप में खड़ा करते हैं। आज 2 प्रकार की सुरक्षा हमारे सामने है, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा, कि हम इसको कैसे करें। दोनों सुरक्षाओं का दायित्व हमारे युवाओं पर है। तो मैं बड़े संक्षेप से ये बात करता हूं कि युवा भारत में आज भारतवर्ष धन्य है। यहां पर युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। युवाओं को मोटिवेट करना है। आज का युवा, मैं शिक्षाविद के नाते ये जानता हूं, अच्छी बात सुनना चाहता है, अच्छी बात करना चाहता है, अच्छी बात के लिए प्रेरित होना चाहता है। कोई उनको बतलाने वाला तो मिले। तो आज टीचर का भी ये दायित्व है, समाज के अच्छे लोगों का दायित्व है कि हम इन बच्चों को मोटिवेट करें। ये तो एक कुम्हार की तरह, कच्ची मिट्टी की तरह है। इनको जैसा थपथपाएंगे वैसा ये दिशा और दशा देंगे। आज जैसे ये बातचीत आई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये वास्तव में पूरे देश में अब नहीं, 1925 से पूरे भारतवर्ष में दिशा और दशा प्रदान करता है। जब जब देश पर आपदा, बाढ़, अग्निकांड, चक्रवाती तूफान आते हैं तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का व्यक्ति आगे खड़ा होता है। आज पूरे भारतवर्ष में 55,000 शाखाएं हैं, करोड़ों लोग स्वयंसेवक हैं जो राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। कोरोना आया, प्लेग आया, सबसे पहले भागीदारी अगर किसी की रही है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्यक्तियों की रही है। आज शिक्षा को दिशा और दशा जो दे रहा है, विद्या भारती के माध्यम से 30,000 स्कूल, 9 लाख शिक्षक और 45 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा संगठन
अपने परिवार में, अपने आसपास समाज में आप बनाइए और इससे इतनी प्रसन्नता मिलेगी। अगर मैं कोई राष्ट्र के लिए कार्य करता हूं, मैं उदाहरण देता हूं, मेरी बेटी जब +2 में पढ़ती थी, वो बहुत खुश होकर के घर आई कि पापा मैंने आज बहुत बढ़िया कार्य किया है। तो सारे माता पिता जब बच्चा ऐसे बोलता है, सुनता है, तो उसने क्या बतलाया कि आज मैंने ब्लड दान किया है। तो रक्तदान करना ये भी किसी न किसी की जान बचाता है। तो मेरा यही आज के इस आयोजन में कहने का भाव ये है कि प्रत्येक जन का राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान होना चाहिए और प्रत्येक का योगदान होना ही चाहिए। कि मेरा क्या योगदान है, आप स्वयं विश्लेषण करें, अपने बच्चों को नई दिशा और दशा घर से शुरुआत कीजिए और शिक्षाविद भी एक समाज में आंदोलन के रूप में ये चलाएं कि आओ हम सब मिल करके विकसित भारत, सुशक्त भारत, समृद्ध भारत, अमृततुल्य भारत, अतुल्य भारत का सपना हमारा साकार होगा, निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पुनः आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान जी। अब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ माननीय कुलपति महोदय लुआस डॉक्टर नरेश जिंदल जी से, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के एक निवेदन पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उनसे आग्रह करती हूँ कि वे अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। माननीय श्री गोलोक बिहारी राय जी, श्री विक्रमादित्य जी, श्री राजपाल जी आईजी, श्री ओमवीर जी IPS रिटायर्ड, डॉक्टर विजय जो वाइस चांसलर हैं आज के दिन CDLU सरसा, श्री राधेश्याम शर्मा जी एक्स वाइस चांसलर CDLU सरसा, श्री सोनू सिहाग जी, राजेंद्र पंगाल जी, राजेश धमीजा जी व मेरे अन्य साथीगण, आज इस प्रोग्राम में आपने राष्ट्रीय सुरक्षा में हमारा क्या योगदान हो उस पे वक्ताओं ने अपने विचार दिए। माननीय मुझे ना एक छठी की कविता याद आई कि 5वीं या 6ठी में थी, ये श्री मैथिली शरण गुप्त जी की थी। उसमें 3 लाइनें 3-4 थी, वो थी जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जब हम उस कविता को हमने पढ़ा और जिस भी शिक्षक ने वो कविता पढ़ाई, तो उसमें हमारा एक ही मकसद होता था कि कैसे उसको रट के अगर ये पूछी जाती है तो हम नंबर अर्जित कर सके। लेकिन कुछ दिन पहले मैं वैसे व्हाट्सएप पे बैठा तो मुझे वो 2 लाइनें याद आई। तो मैं सोचा कि जो उस टाइम पे हमारी सोच थी इन लाइनों के प्रति, और अगर आज उन लाइनों को हम सोचते हैं और उसके कवि के भाव को देखें और राष्ट्र के प्रति उस भाव को देखें, तो वो एक बदला हुआ चित्र है। इसी तरह मुझे एक बार 2 साल के लिए अमेरिका जाना पड़ा 2007 में। तो वहां पे जितने भी न्यूज आती थी वो सारी BBC चैनल होता था। उस BBC चैनल में जो भी न्यूज दिखाई जाती, इसको हम बोलते हैं नैरेटिव। जो एक न्यूज दिखाई जाती वो ज्यादातर न्यूज अगर इंडिया और पाकिस्तान के लें तो वो दोनों को एक मिला के दिखाई जाती थी, भी जैसा इंडिया वैसा पाकिस्तान।
वो हमारे भी ये समझ में नहीं आया कि जब दोनों देश अलग हैं, दोनों देश की परिस्थितियां अलग हैं, दोनों देश की सोच अलग है, हम कहां और वो कहां हैं, लेकिन जब बात की जाए तो वो दोनों की इकट्ठी की जाए तो ये एक होता है नैरेटिव। आज जब हम सुरक्षा की बात करें और उस नैरेटिव की बात करें, और उसी बात मुझे 2016 में दोबारा जब जाना पड़ा तो वो नैरेटिव बदला हुआ था। वो चेंज्ड नैरेटिव था कि इंडिया का अलग पर्सपेक्टिव है और पाकिस्तान का अलग पर्सपेक्टिव है। जो हमारे मन में, बच्चों के मन में जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं तो थोड़ा थोड़ा जो सोच है, जब बच्चा विद्यालय में होता है, उससे अगर ये सोच आगे चलती जाए तो मैं ये मानता हूं कि जब बच्चे विश्वविद्यालय को पार करके बाहर निकलते हैं, वो एक अच्छी सोच बन सकती है। आज जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, उसके तहत भी हमारा ये बिल्कुल मानना है कि जो बच्चा एक बार विश्वविद्यालय में आता है, जैसा कि धमीजा जी बता रहे थे, हाईली एजुकेटेड एंड वेल एजुकेटेड, आज के संदर्भ में हमारी शिक्षक होने के नाते ये कर्तव्य बनता है कि बच्चों को वेल एजुकेटेड बनाया जाए। बहुत जरूरी है ताकि एक वो बच्चा अच्छा नागरिक बन के देश के लिए सोच सके। देखिए, जब नागरिक सुरक्षा या हमारा खुद का रोल, उसमें बहुत चीजें आती हैं। चाहे हमारी इनोवेशन क्यों ना हो, हम किस प्रकार से कोई भी काम कैसे विद्वान एक कर रहा है, हम किस तरफ उस इनोवेशन को, हमारी जो सिक्योरिटी हमें चाहिए उसके लिए बरत सकते हैं। फूड सिक्योरिटी है, हमारी खुद की सोच किसी भी ऐसे कार्य के लिए जो हमारे देश के लिए जरूरी है, उसके लिए क्या बनती है, कैसे हम मिलके आगे चल सकते हैं। आज विज्ञान का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रोल बहुत ज्यादा है। जब से ड्रोन टेक्नोलॉजी पूरे संसार में आई, उसने सारा का सारा जो एक लड़ाई करने का सिस्टम है, वॉर सिस्टम है, उसको टोटली ही बदल के रख दिया। ये भी हमारे लिए भी एक चुनौती है कि आज अगर हम कोई भी ऐसा कार्य करें और कैसे करें, ये सब मैं मानता हूं कि अगर हम मिलके चलें, मिलके कार्य करें तो जरूर हम अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। सिर्फ और सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं है, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लें, और इसी तरह एक नया सोच चल रही है कि हम ड्यूअल टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, जहां हम अपना विज्ञान भी करें और राष्ट्रीय विज्ञान की तरफ और सुरक्षा विज्ञान की तरफ भी जाएं। वो भी जरूरी है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं जितने भी आज मंचासीन अधिकारीगण और विशिष्ट अतिथिगण बैठे हैं, उन सबका लूवास के इस प्रांगण में स्वागत करता हूं। मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूं
मैं विश्वविद्यालय की तरफ से भी स्वागत करता हूं कि और हम सब मिलकर ये सोचें कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। जब हम ये सोचेंगे एक अच्छी सोच के साथ, हम अपने देश को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे और अच्छी तरह होंगे। और ये दृढ़ विश्वास हमें अपने आप में जगाना है कि कैसे हम इस कार्य को कर सकते हैं। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए, इस प्रांगण में, लुवास में, और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्रीमान जी। अब मैं अंत में श्री राजेंद्र सिंह पंघाल, अधिवक्ता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, से निवेदन करती हूं कि वो समारोह का समापन करते हुए धन्यवाद संदेश प्रस्तुत करें। महोदय। सभी को जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं नमन करता हूं मेरे सामने बैठे हुए सभी श्रोतागण को, जिन्होंने हमारे एक व्हाट्सएप मैसेज पर इस सभागार में उपस्थित होने का कार्य किया। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा में हमारा योगदान को साबित करता है। मैं धन्यवाद करता हूं लुवास के वीसी नरेश जिंदल जी का, जिनको हमने एक निवेदन ओरली किया और उन्होंने इतना सारा मंच हमें प्रदान किया। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे साथी डॉक्टर राजेश धमीजा जी का और उनके सारे परिवार का, पार्थ का, भाभी जी का, जिन्होंने पिछले 20 दिन से इस कार्य को गति देने के लिए दिन रात एक लगा दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राधेश्याम शर्मा जी का, जो हमारे एक टेलीफोन पर यहाँ उपस्थित हो गए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया जगत का, सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, पत्रचार बंधुओं का, जो हमारे एक संदेश पर यहाँ आ गए। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ हलचल टीवी को, जो हमारा इस कार्यक्रम को लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। मैं मेरे सेवक बंधुओं का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी एक पंक्ति को साबित किया है, जहां अपेक्षित वहां उपस्थित। मेरे बहुत सारे सेवक बंधु यहां बैठे हैं, सुबह से लगे हुए हैं। सबसे बड़ा राष्ट्र निर्माण का कार्य आज कोई देश में कर रहा है तो वो स्वयं सेवक कर रहा है। राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र के नागरिकों से है। अगर देश के नागरिक अच्छे होंगे तो देश उन्नति कर जाएगा, समृद्ध होगा, स्वस्थ होगा, विकसित होगा। मेरा एक लाइन और कहना चाहता हूं कि आप जो कुछ कह रहे हैं, मैं मंच उपस्थित जन वो अपने जीवन में धारण करें, धारण करके उसको लागू करें। समाज में सबसे बड़ा आईना शिक्षक हैं। और मैं माफ़ी के साथ एक बात कहना चाहूँगा, जब भी हम स्कूल में जाके किसी बच्चे से पूछते हैं तो अध्यापक सिर्फ एक बात पूछता है, बेटा पढ़ लिख के क्या बनेगा? ऑप्शन साथ में देता है, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, जज बनेगा, मिनिस्टर बनेगा। मैंने आज तक किसी स्कूल में मैंने सैकड़ों सेमिनार किए हैं, किसी अध्यापक को बच्चे से ये पूछता हुआ नहीं देखा कि बेटा पढ़ लिख के अच्छा इंसान बनेगा नहीं बनेगा। मेरा निवेदन है पूरे मंच से, वो अपने शिष्यों को एक ये लाइन शुरू करें। सारे जितने भी वक्तागण आए वो सारे मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं,
उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। माननीय गोलोक बिहारी राय जी का, विक्रमादित्य जी का और राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमें, विशेषकर मेरे जैसे एक सामान्य वकील को इस मंच तक पहुंचने का अवसर दिया और राष्ट्रीय सेवा में अपना योगदान का, गिलहरी जैसा योगदान देने का अवसर दिया। मैं धन्यवाद करता हूं राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच की टीम का, जिन्होंने ये सारा कार्य बढ़ चढ़ करके किया। मैं धन्यवाद करता हूं वीसी विजय जी का, जो CDW सिरसा से हमारे एक निवेदन पर आए। मैं मंच और मंच के सामने उपस्थित सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं आज एक शपथ जरूर लेके जाएंगे। हम सहजन के पौधे लगाने का जो आज कार्य किया है, उस सहजन के पौधे को हम अपने घर घर तक पहुंचाएंगे, स्वयं को स्वस्थ करेंगे, राष्ट्र को स्वस्थ करेंगे और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरे द्वारा आपको संबोधित करते हुए कोई मंच के किसी भी सदस्य से कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। 1 मिनट के लिए मैं मेरे राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के जो साथी हैं वो ऊपर बुलाऊंगा ताकि उनका एक छाया चित्र यादगार के लिए हो जाए। नरेंद्र जी अधिवक्ता, डॉक्टर जय भगवान जी, संजय शर्मा जी, विपिन जी, पवन जी, मेहता साहब और रेनू एडवोकेट, भाभी जी आ जाए। भाभी जी को विशेष, धमीजा जी की वाइफ को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। मैंने ऐसी अच्छी महिला मेरे आसपास में कोई नज़र नहीं आई जो सिर्फ सारा दिन घर में आने वाले अतिथियों का आदर सत्कार इतने मन से करती हो। मुझे मेरे जीवन में ऐसी महिला नहीं दिखाई दी। इसलिए भाभी जी से विशेष निवेदन है, सहपरिवार आए, पार्थ जी, यश राज जी, सभी मंच पे आ जाएं एक छाया चित्र के लिए। उसके बाद हमारा महेंद्र पानू जी, बीजेपी से महेंद्र पानू जी सोशल मीडिया देखते हैं, वो भी आ जाएं। एक बार हमारे संघ से मेरे वरिष्ठ साथी आए हैं, वो भी आ जाएं, मंच पे आ जाएं, एक छाया चित्र सभी का। फिर इसके बाद में जन गण मन के लिए हम तैयार रहें। सभी आ जाएं जिन जिनका मैंने नाम लिया, प्लीज। मेरा निवेदन बहन जी से, जो ये सारा यहाँ काम संभाल रहे थे, जिसने एंकर का काम किया, लुआस के जितने भी कर्मचारी साथी हैं वो भी इस फोटो के बाद वो आ जाएं। उनके साथ भी हमारा एक फोटो हमने करवाना जरूरी है। उन्होंने इस परिसर को बहुत साफ सुथरा किया, सभी साथी आए। मंच से मेरे को आदेश हुआ है कि पहले सभी जनगण मन के लिए तैयार हो जाएं। मेरा निवेदन है सारे खड़े हो जाएं, यहीं आ जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जनगण
सभी से निवेदन है, फोटो के लिए जिन जिनके नाम मैंने बोले आ जाएंगे। बस एक बार इनको बुला लेता हूँ। हेलो, मेरा सभी लुआस के स्टाफ से निवेदन है कि वो मंच पे आ जाए एक ग्रुप फोटो के लिए प्लीज। सारा स्टाफ जो इस कार्य में लगा हुआ था। सोनू जी आप ऐसे नहीं जा सकते। नहीं नहीं लाइव कर रहे हैं हम।